बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस और इसका इम्पैक्ट ऑन स्कोप ऑफ इनकम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस हेडिंग के तहत हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम, ये वो चीज़ें हैं। सो सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, बुनियादी तौर पे टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंट की कुछ और होगी और नॉन रेजिडेंट की कुछ और होगी, एंड दिस रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड एवरी ईयर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट हो सकता है और वही अगले टैक्स ईयर में नॉन रेजिडेंट हो सकता है। सो हर साल ये रेजिडेंशियल स्टेटस उसका डिटरमिन करना होता है, और ये जो टोटल इनकम है इसे हम जब कंप्यूट करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड नॉट ऑन नेशनैलिटी। इसका मतलब ये है कि कोई पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट हो सकता है और कोई फॉरेनर रेजिडेंट हो सकता है। अब इसकी बुनियाद पे टोटल इनकम का स्कोप क्या बनता है? रेजिडेंट इनकम की पाकिस्तान सोर्स इनकम भी उसकी इनकम में शामिल होगी और फॉरेन सोर्स इनकम भी शामिल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शख्स रेजिडेंट है तो उसकी इनकम अर्न फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन, और इसके बरक्स अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम यहां टोटल इनकम में शामिल होगी और टैक्सेबल होगी, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम यहां टैक्सेबल नहीं होगी। सो अगर कोई रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन सोर्स इनकम भी टैक्सेबल है इन पाकिस्तान, दोज फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। लेकिन नॉन रेजिडेंट की सूरत में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम उसकी टोटल इनकम में ऐड होगी, और ये इनकम में भी received, accrued or a reason are deemed to have been received, accrued or a reason in Pakistan और आउटसाइड पाकिस्तान। ये हमने पढ़ा था इनकम की डेफिनेशन में कि बास ट्रांजैक्शन को हम डीम कर लेते हैं कि ये हुआ था। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल कैसे बनता है? दो में से कोई एक पॉइंट अगर वो फुलफिल करता है तो दैट पर्सन विल बी रेजिडेंट। पहला क्या है कि इफ द पर्सन इज इन पाकिस्तान फॉर 183 days और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर देन ही विल बी रेजिडेंट। ये उसकी प्रेजेंस 183 दिन या उससे ज्यादा ये यकमुश्त भी हो सकती है और इंटरवल्स के साथ भी हो सकती है, कभी आया कभी चला गया। ओवरऑल देखेंगे कि वो पाकिस्तान में कितने दिन रहा है। और या इफ द पर्सन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो पाकिस्तान में है तो भी रेजिडेंट है और पाकिस्तान से बाहर है तो भी रेजिडेंट समझा जाएगा। और जब ये हम 183 दिन या उससे ज्यादा गिन रहे होंगे तो ऐसी सूरत में पार्ट ऑफ द डे शैल बी टेकन एज फुल डे। सो अगर कोई शख्स रात 11 बजे आके तो रात 12:30 बजे चला जाता है मुल्क से, तो ये 2 दिन गिने जाएंगे, क्योंकि रात 12 बजे एक दिन खत्म हो गया और उसके बाद दूसरा शुरू हो गया। पार्ट ऑफ द डे शैल बी टेकन एज फुल डे। किसी भी रीजन की बिना पे, पब्लिक हॉलीडेज, डे ऑफ लीव जिसमें सिक लीव भी है, ये कोई भी और रीजन जिसकी बिना पे कोई बंदा पाकिस्तान में है, उसकी इस प्रेजेंस को हम काउंट करेंगे फॉर कंप्यूटिंग 183 days और मोर। लेकिन अगर कोई शख्स ट्रांजिट में इन पाकिस्तान, इसका मतलब किसी एक मुल्क से आया पाकिस्तान में ट्रांजिट में और यहां से फिर चला गया, तो उसका ये प्रेजेंस विल नॉट बी काउंटेड फॉर हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। सो निचोड़ क्या निकला? 183 days और मोर ए पर्सन इज पाकिस्तान या पर्सन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय whether posted in Pakistan or abroad, these persons are resident. Resident AOP कब समझेंगे? if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in Pakistan during the tax year. आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स को ये राइट होता है टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। सो अगर सारे के सारे पार्टनर्स यहां बैठ के मैनेजमेंट कर रहे हैं तो
देन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। और अगर उनमें से कोई एक यहाँ बैठ के मैनेज कर रहा है तो देन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली और पार्शली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। अंडर बोथ केसेस द फर्म विल बी रेजिडेंट। कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि रेजिडेंट कंपनी का जिक्र बाद में कई जगहों पे आता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है, याद करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। कंपनी को कब हम समझेंगे कि इट इज रेजिडेंट? इफ इट इज फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। सो कोई भी पाकिस्तानी कानून जो है उसके तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो दैट विल बी रेजिडेंट कंपनी। फिर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में होना चाहिए, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान से फंक्शन करना चाहिए, तब हम उसे रेजिडेंट कंपनी समझेंगे। या इट इज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। कंपनी की डेफिनेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स भी शामिल है। तो जो पाकिस्तानी सूबाई हुकूमतें हैं और लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी रेजिडेंट समझिए। अब इससे जरा थोड़ी आसानी हो जाएगी ये समझना कि पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या है। पाकिस्तान सोर्स इनकम की बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि इट मीन्स एन इनकम विच इज अर्नड, अक्रूड और अरीजन इन पाकिस्तान। अर्नड, अक्रूड और अरीजन इन पाकिस्तान, दैट इनकम इज पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन थी, लेकिन बास इनकम्स के हवाले से इलादा से भी मेंशन किया हुआ है, कुछ इलादा से रूल्स भी हैं। जैसे सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज्ड इन पाकिस्तान। मुलाजमत पाकिस्तान में की है, काम पाकिस्तान में रहते हुए किया है, तो उससे होने वाली सैलरी इनकम इज पाकिस्तान सोर्स इनकम। इट इज इमैटीरियल कि उसकी पेमेंट कहाँ हो रही है, पेमेंट पाकिस्तान में हो रही हो, पाकिस्तान से बाहर हो रही हो, कहीं भी हो रही हो। इफ एम्प्लॉयमेंट इज एक्सरसाइज्ड इन पाकिस्तान देन इनकम फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट शैल बी पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम। या if it is being paid by or on behalf of the government, government may be federal government, provincial government or local government, अगर गवर्नमेंट पे कर रही है या उसके बिहाफ पे पेमेंट हो रही है तो इररिस्पेक्टिव के सर्विसेज पाकिस्तान में की थी या पाकिस्तान से बाहर की थी, द इनकम ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम। जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज सारी दुनिया में मौजूद हैं, एम्बेसीज में, कॉन्सुलेट्स में, ऐसे ही पीस कीपिंग मिशन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग जा रहे होते हैं। तो इफ द सैलरी इज बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट, द इनकम ऑफ द पर्सन शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम। इट इज इमैटीरियल वेयर द सर्विसेज वर एक्सरसाइज्ड। बिजनेस इनकम, रेजिडेंट पर्सन की इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन पाकिस्तान इज पाकिस्तान सोर्स इनकम। नॉन रेजिडेंट पर्सन की गो के टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेशन की हद तक जानना चाहिए। और उसका भी निचोड़ एक ही है जो पॉइंट नंबर 3 में नीचे दिया हुआ है, और वो क्या है कि एनी बिजनेस कनेक्शन इन पाकिस्तान। फर्ज करें यहां पे ब्रांच है, जैसे पॉइंट नंबर 1 में एनी इनकम विच इज फ्रॉम एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। सो ब्रांचेज यहाँ पे मौजूद हैं या कोई बिजनेस कनेक्शन है इन पाकिस्तान, उससे होने वाली इनकम इज पाकिस्तान सोर्स बिजनेस इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। इसको याद ना भी करें तो कोई मसला नहीं। फिर डिविडेंड इनकम, इफ द डिविडेंड इज पेड बाय ए रेजिडेंट कंपनी। ऊपर हमने रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी की, ये चूंकि इस्तेमाल होना था। तो if the dividend is being paid by a resident company, the income of the recipient shall be Pakistan source income. इसी तरीके से अगर किसी गैर मुल्की कंपनी की यहाँ पाकिस्तान में ब्रांच है, जैसे बैंकों की ब्रांच है, और यहाँ से वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रिमिट करते हैं टू आउटसाइड पाकिस्तान, तो दैट रिमिटेंस इज ट्रीटेड एज डिविडेंड। हालांकि डिविडेंड होता नहीं है, बट दैट इज ट्रीटेड एज डिविडेंड और दैट विल बी टेकन एज पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड। रेंटल इनकम, इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, या इसी तरीके से आपने लीज पे माइंस और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट करने का राइट किसी को दे दिया हुआ है, तो इससे होने वाली इनकम इज
पाकिस्तान सोर्स रेंटल इनकम। और अगर ये एसेट बेच देते हैं तो उससे जो गेन होगा, दैट गेन विल आल्सो बी पाकिस्तान सोर्स गेन। कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट एक सर्टन स्पेसिफाइड टाइप ऑफ एसेट्स है जिसको टैक्स करने के लिए हेड है कैपिटल गेन्स, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहां इस जगह पे एनी गेन और डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ ए रेजिडेंट कंपनी, इफ दोस शेयर्स आर हेल्ड आर issued by a resident company, then उससे होने वाली इनकम विल बी पाकिस्तान सोर्स कैपिटल गेन्स। री इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम, ये चूंकि कंपनीज के हवाले से है जो आपके टैक्सेशन में नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना जानना कि अगर किसी बड़ी पाकिस्तानी कंपनी ने कोई बड़ा एसेट इंश्योर किया हुआ है, से शिप को इंश्योर किया हुआ है, तो रिस्क भी उसके ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, मुल्क से बाहर किसी और कंपनी के साथ वो री इंश्योरेंस उसकी करवा लेते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो जाए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो या री इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू ए कंपनी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये जो प्रीमियम पे कर रहे होंगे दिस विल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी विच इज आउटसाइड पाकिस्तान। फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म की इनकम्स हैं, बाकी सारी इनकम जो ऊपर डिस्कस की हैं इनसे हट के बाकी जितनी भी इनकम्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड डेट, रॉयल्टी, पेंशन, एनुटी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज या किसी भी और किस्म की कोई इनकम, इसकी यार्डस्टिक सिर्फ एक है। इफ दिस वाज पेड बाय ए रेजिडेंट, रेजिडेंट उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो देन इट शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ द रेसिपिएंट, जिसने ये इनकम अर्न की है। अगर उसको पे करने वाला बंदा रेजिडेंट है तो ये उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। या इफ इट इज चार्ज टू और बॉर्न बाई ए परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन रेजिडेंट पर्सन, जैसे हमने ब्रांच का जिक्र किया, डेट इज पीई ऑफ इन रेजिडेंट पर्सन, तो अगर ये चार्ज किया है टू दी ब्रांच इन पाकिस्तान, तो जिस बंदे ने ये पैसे वसूल किए हैं उसकी इनकम इज पाकिस्तान सोर्स इनकम। और फॉरेन सोर्स इनकम बड़ा ही सिंपल, एनी इनकम दैट इज नॉट ए पाकिस्तान सोर्स इनकम इज फॉरेन सोर्स इनकम। सो बड़ी सिंपल, इसका मतलब ये कि हम चेक करेंगे कि वेदर दिस इनकम इज पाकिस्तान सोर्स इनकम। इफ दैट इनकम इज नॉट पाकिस्तान सोर्स इनकम देन इट विल बी फॉरेन सोर्स इनकम। उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, और ये बेसिक टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिसकी बुनियाद पे हम टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन कंप्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।